हेलो एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आज आपके साथ में हूँ पर NABARD ग्रेड ए 2022। NABARD ग्रेड ए का ऑफिशियल सिलेबस फॉर फाइनेंस इज आउट। सो हम ना एक बार उस बारे में बात जरूर करने वाले कि क्या सिलेबस आया। दो इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट तो पिछली बार से इस पर कुछ चेंज नहीं है, बट एक बार डिस्कस करना बनता है कि अगर आप फाइनेंस को प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या है इस बार का सिलेबस, हाउ डू वी लुक फॉरवर्ड टू दैट काइंड ऑफ सिलेबस एंड हाउ डू वी वर्क टुवर्ड्स द एंटायर सिनेरियो। सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड क्या आया है NABARD ग्रेड ए फाइनेंस के पोस्ट के लिए। अगेन फाइनेंस की पोस्ट में इस पर 30 पोस्ट हैं, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पोस्ट देयर आर देयर। तो अगर आप NABARD की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप फाइनेंस की तरफ देख रहे हो तो देन दिस इज द वीडियो दैट यू शुड लुक फॉरवर्ड टू। एंड रिमेंबर, इसको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकाल के सामने लगा के रखिए ताकि याद रहे हर दिन कि ये पढ़ना है। और कितना पढ़ा है वो शर्म तो आए, किसी दिन फील तो हो कि ओके मैंने पढ़ाई नहीं करी अब तक, क्यों नहीं करा अब तक, वो जो फीलिंग खुद को चाहिए ना। और जब हम टिक लगाना शुरू करते हैं ना, ये भी पढ़ लिया ये भी पढ़ लिया, वो जो अचीवमेंट वाली फीलिंग है दैट कैन बी डन ओनली इफ यू नो about the entire syllabus. So let's understand what is the syllabus for the finance post in NABARD grade A 2022. Okay. So this is the official syllabus which is out for the finance. So let's understand. Let's look forward to it. Number one, हमारे पास अब हम शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, इस पेपर के अंदर ना इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स, 3 भी एक्चुअली 5। सो देर आर 5 डिफरेंट पार्ट्स। तो मैं आपके लिए हर डिफरेंट पार्ट को ऐसे इजीली उसको डिवाइड करके बताने वाली हूँ ताकि आपको आइडिया भी रहे। आपके सिलेबस में भी ऐसे ही डिफाइंड है, बट कुछ चीज़ें आपको डिटेल में पता होनी चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए लेट्स लुक फॉरवर्ड टू दैट। नंबर 1 हम बात करेंगे इसके फर्स्ट एरिया की, जिसका है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एरिया। हाउ डू वी लुक फॉरवर्ड टू द एरिया ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर उन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला आपका मीनिंग आ जाता है, मीनिंग एंड द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, सो आपकी अकाउंट्स का मीनिंग क्या है, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला एरिया आ जाता है। अच्छा, ये ना कैसे डिफाइड किया जाता है, सबसे पहले ना हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फाइनेंसिंग। फाइनेंस क्या है, अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स बना कैसे था, किस तरीके से इसका पूरा साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें तो एवोल्यूशन कैसे हुई है इसकी, तो ठीक है, इवॉल्व कैसे किया, क्या बन गया आज के टाइम पर, वो सारा हमें पहले पढ़ना है। फिर हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमको ये भी तो समझना ना कि हाउ डज द फाइनेंस एग्जैक्टली वर्क एंड व्हाट इज द थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड looking forward to the area of finance. Then उसके बाद अपना आता है analysis and interpretation of the financial statements। ये जो financial statements बनती हैं उनका analysis का area, यानी कैसे इसको analyze करना है। जो financial statements बनी है इसके अंदर से इसका postmortem करते हुए ये समझना कि अच्छा प्रॉफिट ऊपर गया कि नीचे गया, पिछले कुछ समय में ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्टैंड कर रही है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक फॉरवर्ड टू, कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, उन सबको स्टडी करना। दैट इज समथिंग which you will find in analysis and interpretation of the financial statements. Then we have the depreciation. Depreciation का मतलब होता है कि reduction in the value of assets because of the usage। ये जो स्क्रीन है, ये जो फ़ोन है, मेरा यूज़ में हमारे पास लैपटॉप है, कैमरा है, ये तो ना सब कुछ सेटअप है। इस सेटअप को इस्तेमाल करने के कारण, इसके टेक्नोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के कारण इसकी भी तो वैल्यू कम होती है, वो आपको पढ़ना है डेप्रीसिएशन के टॉपिक के अंदर। देखिए ध्यान से, इसमें ना टॉपिक सब टॉपिक लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रिव्यू करेंगे इट इज रिटन दैट दिस इज इलस्ट्रेटिव नॉट एग्जॉस्टिव। सो ये आपको याद रखना है, ये उन्होंने सिर्फ बताया कि इन टॉपिक्स में से हो सकता है, लेकिन इतने ही टॉपिक्स आएंगे ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, सो ये अपने को देख के चलना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एरिया, दैट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अच्छा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में क्या होता है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हमारे पास इन्वेंट्री यानी जो हमारे पास स्टॉक होता है, हम उसे खरीदते कैसे, उसे कैसे इस्तेमाल करना है, वो सारा पोर्शन हमने करना है यहाँ। देन डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में डेवलपमेंट कैसे आई है, कॉर्पोरेट सेक्टर कैसे काम करता है, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या है, वो सारा हम यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट होता है स्टेटमेंट ऑफ द सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अब यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं रिगार्डिंग कैश फ्लो एंड फंड फ्लो, ये वाला पूरा एरिया यहाँ पर आता है। दिस इज समथिंग दैट यू विल फाइंड इन द ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन का टॉपिक है। कुछ इनमें से टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो आपने कहीं ना कहीं +1 +2 की बुक्स में भी आपको दिख जाएंगे, बट इसके बाद वाले जितने टॉपिक्स आपको दिखते हैं डेप्रिसिएशन का, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, इनकी इन डेप्थ के लिए आपको ग्रेजुएशन के पोर्शन से पढ़ना होगा। नेक्स्ट अपने पास आता है प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनीज एंड आपका बेसल 3
ये आया प्रूडेंशियल नॉर्म्स लाइक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, देन एनपीएस के बारे में पढ़ना, देन प्रोविजंस जो होते हैं बैंक लगाते हैं एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये हमको प्रॉपर्ली पढ़ना है फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू, ये खत्म हुआ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पोर्शन. आफ्टर वी आर डन विद द एरिया ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद अपने पास नेक्स्ट क्या आता है, देन अपने पास नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अकाउंटिंग की बहुत सारी ब्रांचेस हैं. अगर हम वैसे बात करते हैं ना तो इसके कई ब्रांचेस आ जाते हैं, बहुत इलेबोरेटेड अलग अलग तरह की वैरायटी है. बट देन आपको अभी इस पेपर के अंदर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ब्रांच है, उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ब्रांच है, इसके बाद एक ब्रांच और आएगी उसे हम कहते हैं ऑडिटिंग की. वो अकाउंटिंग की नहीं है लेकिन हाँ कॉमर्स की फील्ड का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट वो भी है. सो लेट्स अंडरस्टैंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमको क्या पढ़ना है. इन टर्म्स ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमको ये पढ़ना है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एग्जैक्टली है क्या, उसका मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फर्क क्या है, क्यों आई थी अकाउंटिंग. एक्चुअली ये वाली अकाउंटिंग ना डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सो ये हमको वैसे पढ़ के चलना है. देन वेरिएबल कॉस्टिंग का एरिया हमको पढ़ना है. यानी वेरिएबल कॉस्टिंग में क्या होता है, जैसे ये ना कॉस्टिंग का एरिया आ गया, थोड़ा सा एरिया इन्होंने ना ऐसा भी कवर किया है जो कि कॉस्ट से रिलेट करता है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग अंदर लिखा है लेकिन ये एक अलग ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जिसे हम एक्चुअल में कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग. तो हमको वेरिएबल कॉस्टिंग हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग हो गया, ये सारा आपको कवर करके चलना है. दिस इज व्हाट यू विल फाइंड इन द एरिया ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. इसके अंदर क्या आ जाता है कि जब भी कोई चीज बनती है, मैन्युफैक्चर की जाती है, तो मैन्युफैक्चरिंग के समय होता है खर्चा, और उसी खर्चे को देखते हुए वी डिसाइड कि अच्छा इसमें इतना प्रॉफिट ऐड कर दो, इतने का बेचेंगे हम कंज्यूमर को. तो हमें वो डिसाइड भी तो करना है ना कि कितना कॉस्ट आ गया, कितना उस पर लग गया, वो सारी चीजें हमें निकाल कर रखनी पड़ेंगी. सो ये हमें सोच के चलना है. देन इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर. ये वाले जो एरियाज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर एक्चुअली ना हम इसको जो बोलते हैं ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का एक सब्जेक्ट आता है, ये उसके अंदर आपको इन डेप्थ पढ़ने को मिलते हैं. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लाइक पता है जब हम बिजनेस शुरू करते हैं ना तो बिजनेस के अंदर लगाए हुए पैसे का एक कीमत होती है. बिजनेसमैन अपने घर से पैसा लेकर आता है और उस बिजनेस में डाल देता है. तो ना इस बिजनेस से पूछता है अच्छा ये जो इक्विटी में मेरा पैसा लगा हुआ है इसका रिटर्न क्या दे रहे हो आप. बहुत कड़े शब्दों में पूछता है वो. ही इज वेरी रूड टुवर्ड्स द बिजनेस. क्या दे रहे हो, अभी एफडी में पैसा लगाऊंगा ना मुझे पता कितना मिलेगा. और फिर बिजनेस बेचारा डर के बोलता है अच्छा रुको एक मिनट, मैं आपको प्रॉफिट भी दे रहा हूँ, देखो आपने डिबेंचर्स भी दिए थे ना, डिबेंचर्स के लिए भी पैसे दे रहा हूँ, अच्छा आप ये भी कर रहे थे ना, मैं वो भी कर रहा हूँ. बिजनेस भी तो खुद को जस्टिफाई करेगा ना. अब यहाँ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यानी अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट कि इंसान और बिजनेस दो अलग अलग चीजें हैं वो यहाँ पर बात करते हैं. तो यहाँ पर ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, ये सारी चीजें कुछ ऐसी हैं जो ना एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन लेते समय कि ओके मेरे को पैसा तो चाहिए, अब मैं फंड यहाँ लोगों से मंगाऊं या अपना घर से लेकर आऊं, मुझे उस लड़ाई में पड़ना होगा. तो वो आपको करना है. देन वी हैव द मनी मार्केट एंड देयर ऑपरेशंस. फिर आता है बिजनेस की वैल्यूएशन, देन मर्जर, एक्विजिशन, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वो यहाँ आएगा. देन वी हैव द एरिया ऑफ बजटरी कंट्रोल. बजटरी कंट्रोल इस एरिया जहाँ पर हम बजट्स की बात करते हैं. डिफरेंट इट्स अ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच. पता है बहुत पैसा लगता है बिजनेस को चलाते हुए, लेकिन फ्यूचर में कितना पैसा कहाँ लगेगा और कैसे नहीं लगेगा, उन सब चीजों को देखने के लिए ये पर्टिकुलर एरिया वर्क करता है. नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. ये कॉस्टिंग का एरिया बीच में ना इन्होंने मिक्स किया हुआ है. जो मर्जर और एक्विजिशंस है ये हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर नहीं पढ़ते, ये हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ते हैं. तो मतलब माइंड यू व्हेन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एरिया, दिस इज कहने को मैनेजमेंट अकाउंटिंग है लेकिन ये अकाउंटिंग की अलग अलग ब्रांचेस को कवर कर रहा है. स्टैंडर्ड अकाउंटिंग फिर आता है मैनेजमेंट का कंट्रोल सिस्टम. ये कंट्रोल सिस्टम इसके टूल्स क्या है ये हमें पढ़ के चलने हैं. जैसे परफॉर्मेंस बजटिंग, ईवीए है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स है, ये सब हमको पढ़ना है. फिर अप्रेजल ऑफ द फर्म्स भी कितना अच्छा काम कर रही है कितना नहीं कर रही, उसको इवैल्यूएट नहीं करना क्या, उसको भी तो इवैल्यूएट करेंगे ना. तो उसके ऑब्जेक्टिव उसकी यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, रेशो बेस्ड कंपैरिजन करना है, क्रेडिट रेटिंग देखना है, रिस्क मैनेजमेंट को हमने समझना है. तो ये भी हमको एक चीज पढ़ के चलनी है. अब बारी आती है अप्रेजल ऑफ द प्रोजेक्ट्स. हमारे प्रोजेक्ट्स का अप्रेजल क्या है, पे बैक है. ये ना आपका कैपिटल बजटिंग का एरिया है. दिस इज बेसिकली कैपिटल बजटिंग. अगेन एक टेक्निकल एरिया है. अगर मैं कॉमर्स के बैकग्राउंड के एस्पिरेंट्स के लिए भी बात करूं, अगर मैं भी से कुछ साल ना पढ़ूं ना उसके बाद दोबारा पढ़ूं तो इसको पढ़ने के लिए एक समय चाहिए होता है. दिस इज अ लिटिल टिपिकल एरिया टू कवर. अलॉन्ग विद दैट वी हैव द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. सो ये भी हमको पढ़ के चलना होता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. अच्छा कैपिटल जो बजटिंग होती है ना या जैसे ये अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट्स कहते हैं उसमें पता है क्या होता है,
बड़ा बेसिक से बात करते हैं। पता है मैंने अगर फ़ोन भी बाय करना होता है ना, तो फ़ोन बाय करते हुए भी ना व्हाट विल आई डू, क्या करना होगा, मैं पूछूंगी फ़ोन का प्राइस क्या है। मैं कहा अच्छा 1 मिनट रुको, फिर मुझे बता इसका कैमरा क्या है, इसका कैमरा का कितने पिक्सल का कैमरा है, फिर मुझे भी जानना है कि इसका रैम कितनी है, मुझे ये भी जानना है कि इसकी बैटरी कितनी है, बिकॉज आई एम बैड एट चार्जिंग माई फ़ोन। तो फिर बताओ और क्या चीज़ चाहिए मेरे को। फिर मुझे बोला कि मेरे को मेमोरी के हिसाब से भी अच्छा चाहिए हुआ फ़ोन, और ओवरऑल अगर मैं फ़ोन की बात करूँ तो मुझे इसका, जैसे अगर मैं एप्पल का फ़ोन देख रहा हूँ तो उसका iOS का क्या वर्जन चल रहा है, अगर मैं गूगल के फ़ोन की बात करूँ तो कितना अपडेटेड है, कितनी बेसिक सी चीज़ें। मतलब एक फ़ोन खरीदते वक्त भी हम इतनी चीज़ें करते हैं। जब बिजनेसमैन अगर बात करते हैं तो बिजनेसमैन बोलेगा करोड़ रुपए की मशीनरी खरीदनी है, वो कहीं से भी बाय कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या वो ऐसा बोल पाएगा, ही इज़ पुटिंग करोड़ इन इट, तो उसको क्यों नहीं चुभेगा, ही इज़ गोना लुक फॉरवर्ड टू इट, ही इज़ गोना रिसर्च एवरीथिंग कि कहाँ से आया पैसा, कितना लगाऊं कितना नहीं लगाऊं, वो बेचारा होमवर्क करेगा पूरा बैठ के। तो वो जो होमवर्क वो करते हैं ना, वो यहाँ पर है असेसमेंट अप्रेजल ऑफ द प्रोजेक्ट्स, इसमें ये एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है। देन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट, जब हम वर्किंग कैपिटल को स्टडी करते हैं, इन्वेंट्री को देखते हैं, रिसीवेबल्स को देखते हैं, कैश मैनेजमेंट। सी वर्किंग कैपिटल इज जो डे टू डे वर्किंग। अच्छा एक होता है हमने बिजनेस खड़ा किया, मैंने ना बिजनेस के लिए एक बड़ी 1 करोड़ की मशीनरी खरीद ली, ये अप्रेजल करके मैंने डिसाइड कर लिया यही वाली मशीनरी चाहिए, मेरे को नहीं पता यही वाली चाहिए, डिसाइडेड। उसके बाद पता चलता है अच्छा पता है इस पर्टिकुलर मशीनरी पे काम कर रहा है ना, तो यू नीड 2 पीपल देयर शुड बी 2 पर्सन्स। उसके साथ में आपका इलेक्ट्रिसिटी अच्छी होनी चाहिए, वाटर सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, एन नंबर ऑफ चीज़ें उसके साथ में और जुड़ जाती हैं। यानी सिर्फ आपका कैपिटल जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, डे टू डे वर्किंग भी तो इतनी इंपॉर्टेंट है। दैट इज द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो हमको कवर करके चलना होता है। सो ये था अपना कौन सा, दैट इज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एरिया। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्होंने इसमें स्पेसिफाई किया, बट दिस इज बेसिकली मैनेजमेंट प्लस कॉर्पोरेट प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग। सो ये आपको पढ़ के चलना है उस सबसे, मतलब अगर हम ब्रांचेस की बात करें इन डेप्थ अगर मैं जा रही हूँ तो ये आगे। देन आपके पास अगला आता है ऑडिटिंग का, भी आपको इसमें पोर्शन कवर किया जाता है। ऑडिटिंग क्या होती है, पता है क्या होता है, जब हम ऑडिटिंग के बारे में बात करते हैं तो ऑडिटिंग इज बेसिकली जब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई है, समवन हैज़ टू चेक इट, अदरवाइज यू डोंट नो कि वो सही है कि नहीं है। बहुत जेन्युइन सी बात है। तो ऑडिटिंग का बेसिकली काम क्या होता है, ऑडिटिंग की प्रोसेस क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, इंटरनल ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट, वो सब चीज़ आपको कवर करनी है। देन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट, इसकी प्लानिंग करना, उसका परफॉर्मेंस देखना। देन वी हैव द एरिया ऑफ द कंडक्ट ऑफ ऑडिट, कैसे होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट्स हमको पढ़ने हैं। देन जब हम बात करते हैं इंटरनल कंट्रोल की, इंटरनल कंट्रोल क्या है, इंटरनल कंट्रोल इज बेसिकली दैट सिचुएशन जहाँ पर ना हम बिजनेस के अंदर ना ये स्टडी करने वाले हैं कि किसी एक ने काम किया, किसी को तो ऊपर चेक करना है, एंड समवन हैज़ टू से कि अगर रेड लाइट पे बोल दिया गया, मान लो एक रूल है, मतलब दिस आर 3 डिफरेंट एरियाज। वन इज इंटरनल चेक, पहले इंटरनल चेक करते हैं। इंटरनल चेक में क्या होगा, आपने काम किया, मैं आपकी सीनियर हूँ, मैंने चेक किया, उसके बाद मेरा काम हुआ, मेरे सीनियर ने मुझे चेक किया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इंटरनल चेक लगा हुआ है। इंटरनल ऑडिट होता है, कोई आता है उन सब चीज़ों को चेक करता है, देन ही सेज कि इसमें डिस्क्रिपेंसी है, इसमें नहीं है, वो सॉर्ट किया, देन ही मूव्ड आउट, सॉर्टेड अगेन। देन द थर्ड लेवल थिंग इज, व्हाट इज द थर्ड लेवल थिंग, थर्ड लेवल थिंग इज कि इंटरनल कंट्रोल। अच्छा अगर बोल दिया गया कि ये रेड लाइट है, इस रेड लाइट पे खड़ा होना है, यू कैन नॉट गो अवे, तो वो रेड लाइट पर रुकना है, रेड लाइट पर रूल्स फॉलो करने हैं, वो जो रूल बनाया है वो रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, और लोग उसे फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, दैट इज इंटरनल कंट्रोल। सो ये पर्टिकुलर एरिया आपको कवर करना है। ये देखिए इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, और इन सबका डिफरेंट, और एक कंकरेंट ऑडिट, ये चलते हैं बैंक्स के अंदर, चलता ही रहता है, बैंक से काम रुकते नहीं ना। तो बहुत से बैंक्स हैं जिनकी एक स्पेसिफिक उनकी लीगैलिटीज़ होती है जिनके चलते उन्हें अपने ऑडिट्स करवाने होते हैं। जितनी बड़ी आपकी ब्रांच होती है उतनी ज़्यादा उसको इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। अब चलते हैं आगे, फिर आता है वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन मतलब, ये वाउचिंग क्या होती है, आपने बोला कि पता है मैम 10,000 का खर्चा होगा, मैं कहा प्रूफ दिखाओ, तो वो जो प्रूफ्स आप दिखा रहे हो वो सोर्स डॉक्यूमेंट्स उनके वाउचिंग करना, दैट इज देयर कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसकी ना डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना इज वाउचिंग। वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि वेरीफाई करना कि चीज़ें सही हैं कि नहीं है। देन कम्स ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनियां यानी किसी कंपनी को जब हम देखते हैं उसको ऑडिट करना इज कवर्ड है, उसके ब्रांचेस, उसके जॉइंट ऑडिट्स कंडक्ट करवाना, उसकी पूरी वर्किंग देखना, वो सारा आपको यहाँ पर मिलेगा। फिर हमारे पास आता है डिविडेंड्स एंड द डिविजिबल प्रॉफिट्स। डिविडेंड एंड द डिविजिबल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, अच्छा यहाँ पर क्या होता है कि
एनीबडी हु इज़ वर्किंग, तो मतलब कंपनी काम कर रही है, उससे अपने लोगों को कुछ तो पैसा देना ना, आपको मुझे कुछ तो पैसा मिलना चाहिए। सो रिवॉर्ड, अगर शेयर होल्डर है हम लोग, तो वो जो डिविडेंड दिया जा रहा है या डिविजिबल प्रॉफिट्स का हिस्सा दिया जा रहा है वो आपको यहाँ कवर मिलेगा। और ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये ना डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स और जीएसटी के अंडर भी बोला जाता है कि बुक्स चेक कराओ जी। अब वो बुक्स तो चेक करवानी है, क्या क्या उसमें मेंटेन करना है, कैसे काम करना है, वो आपको यहाँ मिलेगा। और जो हमने पीछे कॉस्ट अकाउंटिंग में बुक्स मेंटेन करने वाली चीज़ पढ़ी है, उनका भी ऑडिट कराया जाता है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट है, ऑपरेशनल ऑडिट है, एनवायरमेंटल ऑडिट है और एनर्जी ऑडिट है। फिर आता है पहले क्या होता था, इट वाज लाइक कि ऑडिट किया जाता था लेकिन अराउंड द कंप्यूटर्स। कहते ठीक है, कंप्यूटर में डेटा पड़ा है, कुछ फाइलें पड़ी हैं, डेटा और कंप्यूटर बैठो और साथ में करते जाओ। आज के टाइम पे बहुत सी चीज़ें हो ही कंप्यूटराइज गई हैं, तो क्या कर सकते हैं, तो नाउ द ऑडिट इज मोर थ्रू द कंप्यूटर। सब ऑडिटर्स भी ना सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने लगे। वो भी कहते हैं कि अच्छा, जब बिजनेस में सब कुछ ऑडिट मेंटेन करने का, सब कुछ रखी ऑनलाइन रहा है, तो मैं प्रूफ भी ऑनलाइन चेक करूंगा। तो दैट इज समथिंग विच यू विल फाइंड इन कंप्यूटर ऑडिटिंग। देयर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इनकी, जो ऑडिट्स हैं उनके अंदर टेक्निकलिटीज को कैसे चेक किया जाता है, पूरी वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पर की जाती है। यहाँ तक का सिलेबस तो फिर समझ में आता है कि कॉम्प्रिहेंसिव तो ऐसा नहीं कि बहुत छोटा सा सिलेबस है जल्दी से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें भी आपको टाइम लगता है, लेकिन इसके बाद के सिलेबस का अपना एक अलग लेवल ऑफ प्रॉब्लम है। दैट मीन्स हमारे पास अगला जो आता है दैट इज ऑफ बीबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस का। अब इसके अंदर क्या लिखा है पहले इसको समझते हैं, मैंने क्यों कहा कि इसमें प्रॉब्लम है। Now when we talk about this area, सबसे पहले बीबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस की जब हम बात करते हैं, जैसे ना यहाँ पर जो आपको दिख रहा है एडवांस टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग, देन ऑडिटिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स, ये फुल फ्लेजेड जो दिए हुए ना इन्फॉर्मेशन, ये सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जो उनके पेपर में होते हैं। तो आपको उसमें से पेपर के अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन करनी है। यू डोंट हैव टू गो टू द एंटायर सब्जेक्ट बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। इतना दिक्कत हो जाएगी आप क्या पढ़ोगे और क्या नहीं पढ़ोगे। ऑडिटिंग को तो वैसे भी उन्होंने पीछे दे ही दे दिया, तो ऑडिटिंग को वहां पर फॉलो कर सकते हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आपका पीछे कवर हो गया, तो आप उसको भी यहाँ छोड़ सकते हो। फिर बाकी सारी चीज़ें आपको साथ में रिव्यू करनी होगी, जैसे कॉर्पोरेट लॉ आ गया, थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस एंड कॉर्पोरेट लॉ है, देन काउंटर ऑपरेशन, सेविंग बैंक, ये तो आपका बैंकिंग की बेसिक डेफिनेशंस आ गई। देन इसमें लिखा हुआ है DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी आपको पढ़ना है। देन आपके पास आ जाता है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मर्चेंट बैंकिंग है, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट है, देन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी यानी OB आपको पूरा पढ़ना है, यानी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आपको पूरा पढ़ना है, मैनेजमेंट आपको पढ़ना है। ये इन्होंने इंडिविजुअल सब्जेक्ट बता रखे हैं। सो इनके अंदर से हमको पेपर ओरिएंटेड पढ़ना है, कि ये नहीं कि पूरा पूरा सब्जेक्ट की तरफ हम भागे। देन प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट है, देन मेथोडोलॉजीज है, स्टैटिस्टिक ऑफ फॉर मैनेजमेंट है इसके अंदर, जैसे स्ट्रैटेजिक क्रेडिट मैनेजमेंट है, ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट टॉपिक्स हैं, वो सारे आपको पढ़कर चलने हैं। देन आपका कंज्यूमर बिहेवियर है, देन आपके पास ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, सॉरी कंज्यूमर बिहेवियर नहीं, यहाँ पे कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स का एरिया आ गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स आ गई, मैक्रो इकोनॉमिक्स आ गई, ये सब आपको पढ़कर चलना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बीबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस का एरिया। अब बारी आती है दूसरा, एक और इनका बैंकिंग वाला, बीबीए वाला एक और टॉपिक आपको इसमें कवर होता दिखता है, BMS का, दैट इज फाइनेंस एंड बैंकिंग। बीबीए फाइनेंस एंड बैंकिंग भी आया, उसके बाद BMS का भी फाइनेंस एंड बैंकिंग इन्होंने कवर किया हुआ है। देन इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें भी अगेन देखकर आपको यही लगेगा कि टॉपिक्स लिखे, लेकिन ये टॉपिक्स नहीं है, ये फुल फ्लेजेड सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आपको अकाउंट्स का एरिया यहाँ पर दिख रहा है, ये हम पीछे उसमें कवर कर चुके हैं। देन आपके पास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी आपको पढ़ के चलनी है। अगेन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसमें लिखा हुआ है, ये आप पीछे उन्होंने कवर कर दिया है ऑलरेडी। देन आपके पास सेटर इनडायरेक्ट टैक्सेस, फुल फ्लेज्ड इनकम टैक्स और GST अगर आप कवर करने बैठेंगे, वो खुद में ही एक बहुत बड़े बड़े ओशन है, तो उस हिसाब से नहीं पढ़ना, आपको पेपर ओरिएंटेड होकर इसकी पढ़ाई करनी है। देन आपके पास मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यहाँ पर आ जाती है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, स्ट्रैटेजिक इंश्योरेंस, देन आपके पास स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सब आपको पढ़ के चलना है फॉर दिस एग्जामिनेशन। देन आपके पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर है, देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको अगेन यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, डजंट मीन कि आपको पूरा को पूरा देखना है, वो पीछे उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, उससे आपको आइडिया हो जाता है कि क्या क्या पढ़ने वाला है। देन आपके पास ई-कॉमर्स है, देन SMEs, ये सारा का सारा ना फुल फ्लेज सब्जेक्ट्स हैं। सो इनका थोड़ा देख के पढ़ना है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये होना चाहिए कि हम लोग पूरे पूरे सब्जेक्ट के ऊपर देखने बैठ रहे हैं, बिकॉज आपको पेपर के अकॉर्डिंग चलना है ना, हमें रैंडमली नहीं चलना है इस चीज के अंदर। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है फॉर द एरिया ऑफ BMS। बस यहाँ पर हम खत्म करते हैं ये पर्टिकुलर सिनेरियो द रिगार्डिंग
द डिटेल डिस्कशन ऑफ द फाइनेंस सिलेबस। अब बारी आ जाती है, अब देखिए इतना डिटेल सिलेबस है, इसके लिए पढ़ते वक्त बहुत समझदारी से चलने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपको फाइनेंस की प्रिपरेशन करनी है और आपको काफ़ी टाइम हो गया कि अकाउंटेंसी को देखे, इन सब बेसिक चीज़ों को देखे, एंड वी अंडरस्टैंड दैट बीइंग फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, मुझे भी ये हमेशा दिक्कत आई थी, जब एक टाइम पर पढ़ते पढ़ते यू लीव एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग एंड देन यू कम बैक। अगर आपको ऐसा दिक्कत आती है कि जेन्युइन सी बात है, 4 दिन आप बेसिक अकाउंटेंसी की चीज़ें ना करो तो आपको याद नहीं रहती हैं। सो अगर आप उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन में ईज आउट होना चाहते हैं, सो व्हाट कैन यू डू रिगार्डिंग इट? लेट्स क्विकली मूव ऑन टू दैट सॉल्यूशन देयर। ठीक है, सो चलिए लेट्स मूव ऑन एंड अंडरस्टैंड दैट पार्ट। आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे नबार्ड ग्रेड ए की ना चलिए हम पहले चलते हैं हमारे अड्डा के स्टोर के ऊपर। आप ये कर सकते हैं कि अपनी प्रिपरेशन को एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए, प्रिपरेशन शुरू करने के लिए, एक तो हम आपके लिए यूट्यूब सेशन तो ला ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पर आ जाए। वेबसाइट पर आकर ना यू जस्ट हैव टू यहाँ पर टाइप कीजिए नबार्ड, NABARD, एंड तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा नबार्ड, एंड ये रहा हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बैच। और अगर हम नबार्ड की ही बात कर लेते हैं, सो लेट्स लुक फॉरवर्ड टू द नबार्ड। ये रहा हमारा एरिया। आई थिंक यहीं से चलते हैं। ऑल कोर्सेज के अंदर जाकर एक और तरीका है जिससे हम जा सकते हैं, बिकॉज आई एम गोना शो यू द बेसिक एरिया फॉर फाइनेंस स्पेसिफिकली। सो यहाँ पर आप जा सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, नबार्ड में आएंगे ना, तो ये सारा आपके पास नबार्ड का, एग्रीकल्चर में गई और वहाँ से मैंने नबार्ड को ढूंढा। एक आपके पास जर्नलिस्ट बैच है जो आपके जनरल पेपर के लिए आ जाता है। हम लोग एक वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू लेट यू नो मोर अबाउट द नबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन ऑन 26 जुलाई। यू जस्ट हैव टू यूज द कोड फ्री ताकि आप इसको देख सकें। अलॉन्ग विद दैट हमारा एग्रीकल्चर का महापैक भी अवेलेबल है। ग्रेड ए का मेरिट सेक्शन बैच है, कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। यहाँ पर आईटी का, और आपके पास धीरे धीरे वी आर लॉन्चिंग मोर एंड मोर फॉर यू गाइस। तो यहाँ पर आप इसकी ना इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है यू वांट टू लुक फॉरवर्ड टू द बैचेस रिगार्डिंग दीज एरियाज, आईटी वालों के लिए तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है। देन आपके पास बाकी डिटेल्स जो है, ये फाइनेंस का बैच भी यहाँ पर आपको दिख जाता है। सो इसमें फेज 1 फेज 2 दोनों को कवर किया जा रहा है। तो अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन अप करने के लिए या एटलीस्ट उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए आपको लगता है यू नीड सम गाइडेंस, सो व्हाट यू कैन डू इज चेक आउट आवर ऐप। वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, बट इट्स ऑलवेज बेटर कि आप ऐप को अपने पास रखें, बिकॉज फोन थोड़ा ज़्यादा हैंडी रहता है ना। तो जितनी जल्दी आप खोल सकते हैं उसको चेक कर सकते हैं, अपना पढ़ सकते हैं, क्लासेस लगा सकते हैं, अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। इस ऐप का ये बेनिफिट रहता है। सो आपको बस यहाँ पर फाइनेंस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप बाय नाउ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, कितनी देर की क्लासेस हैं, कौन कौन पढ़ा रहा है, क्या आपका स्टडी प्लान रहेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाती है। जस्ट गो ऑन टू द एरिया ऑफ कूपन कोड एंड यू कैन यूज द कोड Y538 एंड फिर आप उसे कर दीजिए अप्लाई। ठीक है, जैसे ही आप उसे अप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाता है 77% का डिस्काउंट। अगर आप ऐप से कर रहे हो तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। सो यू जस्ट हैव टू पे 3495.77 फॉर दिस पर्टिकुलर डिटेल्स एंड यू विल बी डन विद दिस सिनेरियो। सो आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन अप कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और आपको लगता है कि आपको अगर क्लासेस के लिए इनिशियली आप देखना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि यूट्यूब चैनल पे हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको लगता है कि वो हेल्पफुल है देन यू कैन चेक आउट आवर वेबसाइट और द ऐप फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। नबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है। देन डू नॉट वेट एनी फर्दर, अपनी फॉर्म फिलिंग जितनी जल्दी हो सके उसको सॉर्ट करके मूव टुवर्ड्स द एरिया ऑफ प्रिपरेशन, बिकॉज इतना टाइम नहीं मिलता। सोचने वाली बात है कि 40-45 डेज तो हैं, लेकिन वो नहीं होते हैं। वन ऑफ द बेसिक थिंग्स दैट Buddha said that one of the basic mistake that people have always made is they think they have time while we never have time. So we just need to finish up things as early as possible. So do not procrastinate, just finish it off as early as possible. So if you look forward to NABARD grade A and you want to have some guidance, एक basic information आपको चाहिए, आपको guidance चाहिए, वो एक motivation चाहिए कि कोई तो बताओ कि पढ़ना कैसे शुरू करें और क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, वो सारी resources आपको एक ही जगह पर मिल सकती हैं। that you can do इसके अड्डा की ऐप पर जाएं और NABARD grade A के डालें कि यहाँ पर अगर आपको specifically आप finance का बैच लेना चाहते हो तो finance का परचेज कीजिए। just pay then just apply the code Y538, you'll get the discount and you can continue accordingly. So this is the time when we are preparing for NABARD grade A. That means इस time पर full fledged अपनी preparation पे बैठ जाना चाहिए. Why to wait any further, isn't it? So let's keep on learning and keep on growing.
थैंक यू। एंड फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन जस्ट कीप एन आई ऑन आवर चैनल। तो क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जस्ट click on the bell icon for that, and at the same time like this video if you find it useful for yourself, and share it among your peers.